अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है अंबर नाग मारिया सीरीज की कहानी नागिन महल, पहला हिस्सा। आवाज़ अंधेरी रात में एक टीले के पीछे से आ रही थी। अंबर ने कस्तूरी नागिन को यह भी बता दिया था कि वो अंधेरे में देख लेता है, मगर कस्तूरी नागिन ने अंबर को नहीं बताया था कि वो भी अंधेरे में देख लेती है, क्योंकि उसका ताल्लुक भी नागिनों की खलाई दुनिया से था। वो अंबर को कैसे बताती? उसने तो अपने आप को हिंदुस्तान की एक आम लड़की और नाग की परिस्तार कहकर पेश किया था। सिर्फ इतना बता दिया था कि मेरे पास एक जादू का मंत्र है जिसकी मदद से मैं कभी कभी नागिन बन जाती हूँ। वो भी उसने अंबर को इसलिए बताया था कि अंबर ने उसे नागिन के रूप में देख लिया था। अंबर और कस्तूरी नागिन ने घोड़े रोक लिए। ये किसकी आवाज़ है अंबर भाई? कस्तूरी नागिन ने पूछा। अंबर बोला, आवाज़ टीले के पीछे से आ रही है। कोई औरत शायद किसी मुसीबत में है, चलो चलकर देखते हैं। दोनों घोड़े बढ़ाकर टीले के पीछे आ गए। यहाँ उन्होंने सितारों की हल्की हल्की रोशनी में एक बूढ़ी औरत को बैठे देखा। वो बार बार पानी मांग रही थी। कस्तूरी नागिन ने पानी की एक छागल साथ रख ली थी। उसे औरत को पानी पिलाया। अंबर ने पूछा, माई जी आप कौन हैं और यहाँ कैसे पड़ी हैं? बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा यहाँ से करीब ही टीले में मेरा झोंपड़ा है, मैं रास्ता भूल गई हूँ। खुदा का शुक्र है तुम लोग मिल गई, मुझे पानी पिलाया, मुझे मेरे झोंपड़े में छोड़ दो मेरे बच्चों। अंबर ने औरत को उठाकर अपने घोड़े पर बैठाया और सहरा में उसका झोंपड़ा तलाश करने लगे। कस्तूरी नागिन खामोश थी। अंबर को अंधेरे में सब कुछ दिखाई दे रहा था। कुछ देर इधर उधर चक्कर लगाने के बाद आखिर अंबर को एक टीले पर एक झोंपड़ा नजर आया। उसने बूढ़ी औरत से कहा, वो तो तुम्हारा झोंपड़ा नहीं है। औरत ने कहा, वही होगा, यहाँ सिवाय मेरे झोंपड़े के दूसरा कोई झोंपड़ा नहीं है। कस्तूरी नागिन ने पूछा, तुम अकेले यहाँ कैसे रह रही हो? बूढ़ी औरत बोली, मेरा दुनिया में कोई नहीं बेटी, यहाँ से शाम को काफिले गुजरते हैं, वो मुझे खाने पीने को बहुत कुछ दे देते हैं। अंबर ने बूढ़ी औरत को झोंपड़े के बाहर उतार दिया और कहा, अब तुम आराम करो अम्मा, हम जाते हैं। अचानक झोंपड़े में से 3 हट्टे कट्टे आदमी हाथ में तलवारें लिए निकल आए। उनमें से एक ने कहका लगाकर कहा, अब तुम कहाँ जा सकते हो? और तीनों एकदम अंबर और कस्तूरी नागिन पर टूट पड़े। वो अंबर और कस्तूरी नागिन को पकड़कर झोंपड़े में ले गए। अंबर को मालूम था कि कस्तूरी सांपों की जुबान जानती है। उसने कस्तूरी से कहा, अभी कोई हरकत ना करना कस्तूरी, देखते हैं ये हमसे क्या चाहते हैं, क्योंकि मैं बगैर किसी वजह से किसी को हलाक करना पसंद नहीं करता। कस्तूरी नागिन ने सांप की आवाज़ में कहा, ये लुटेरे ठग हैं, ये तुम्हें गुलाम बनाकर मुझे लौंडी बनाकर किसी शहर में जाकर बेच देंगे। ये लोग यही किया करते हैं। उन्होंने अंबर और कस्तूरी के फौरन हाथ पीछे बांध दिए। अंबर ने कहा, इसका मतलब है कि वो औरत तुम्हारी साथी थी? बूढ़ी औरत भी अब सीधी खड़ी हो गई थी। उसने अंबर और कस्तूरी की तरफ कोई ज्यादा तवज्जो न दी। अपनी कड़कदार आवाज में ठगों में से एक को कहा, जागर इस आदमी को कत्ल कर दो, लड़की को हम लौंडी बनाकर बेच देंगे। जागर ठग ने कहा, जो हुक्म अम्मा। और जागर ने आओ देखा न ताओ, कमबख्त ने धाए से तलवार अंबर की गर्दन पर दे मारी। कस्तूरी नागिन भी देखना चाहती थी कि अंबर मरता है कि नहीं। अंबर कैसे मर सकता था? तलवार अंबर की गर्दन पर पड़ते ही उचट गई। जागर डाकू के साथी ने कहा, जागर इसने गर्दन में लोहे का पट्टा डाल रखा है। अंबर खामोश रहा, उसके हाथ पीछे बंधे हुए थे। जागर ने आगे बढ़कर अंबर की गर्दन को गौर से देखा, फिर हाथ से टटोला। गर्दन पर लोहे का कोई भी पट्टा नहीं था। डाकू अब बहुत हैरान हुआ कि तलवार के इस कदर भरपूर वार का असर क्यों नहीं हुआ। उसने दूसरा वार किया। इस बार वार ताकतवर था। चुनाचे तलवार अंबर की गर्दन से लगकर 2 टुकड़े हो गई। जागर पीछे हट गया। दोनों डाकू भी हैरानी से अंबर को तकने लगे। जागर ने चिल्लाकर कहा, इसे तीरों से छलनी कर दो। अंबर पर तीर बरसने लगे, मगर अंबर के जिस्म से तीर टकराकर नीचे गिर पड़ते। अब तो तीनों ठग और औरत बहुत परेशान हुए। औरत ने चीख कर कहा, ये कोई जादूगर है, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो जागिर। मगर जागिर खंजर निकाल चुका था। उसने अंबर पर खंजर का भरपूर वार कर दिया। खंजर उसने अंबर के सीने पर मारा था। खंजर जैसे किसी चट्टान से टकराकर उसके हाथ से छन से गिर पड़ा। अंबर ने तंजिया अंदाज में कहा, जागर अब तू मेरे कदमों पर गिरकर मुआफ़ी मांगेगा और मैं तुझे मुआफ़ नहीं करूंगा। कस्तूरी नागिन को उन्होंने कुछ नहीं कहा था। उसके हाथ भी पीछे बांध दिए गए थे। कस्तूरी इसलिए कुछ नहीं कर रही थी कि उनके लिए अंबर ही काफ़ी था। वो भी अंबर की गैर इंसानी ताकत देखकर दिल में हैरान रह गई। अंबर ठीक कहता था कि वो अभी मर नहीं सकता। दोनों ठग दहशतज़दा होकर झोंपड़े के बाहर भाग गए। अंबर ने एक ही झटके से अपने हाथों की रस्सी तोड़ डाली, फिर वही रस्सी जागर के गले में डालकर उसे जोर से बल दिया तो जागिर की आंखें बाहर निकल आईं। बूढ़ी औरत ने हाथ बांधकर कहा, मेरे बेटे को ना मारना, मुझे मार डाल, मेरे बेटे को मुआफ कर दे। अंबर ने एक झटके से जागिर को परे फेंक दिया और बोला, तुझे अपनी जिंदगी के लिए अपनी बूढ़ी माँ का शुक्रिया अदा करना चाहिए।
अगर आज तेरी माँ ना होती तो तू मुझसे बच ना सकता। जाकिर अंबर के कदमों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो देवता, मुझे माफ कर दो। अंबर ने कहा, मेरी बहन की रस्सी खोलो और उससे माफी मांगो। जाकिर ने फौरन कस्तूरी नागिन की रस्सी खोल डाली और हाथ बांध कर बोला, मेरी बहन मुझे माफ कर दे, मैं तौबा करता हूँ, अब ये काम कभी नहीं करूंगा। जाकिर के साथी सहरा में भाग गए। अंबर ने जाकिर को नसीहत की कि वो ये बुरा काम छोड़कर मेहनत मजदूरी करके रिज़्क़ हलाल कमाकर अपनी माँ को खिलाए। अंबर और कस्तूरी नागिन झोंपड़े से बाहर आ गए। अंबर ने जाकिर से पूछा, यहाँ से ईरान की सरहद को रास्ता किधर से जाता है? जाकिर उनके साथ दूर तक आया। जब एक सहराई सड़क आ गई तो वो अंबर के पांव छूकर एक बार फिर माफी मांगकर वापस चला गया। ये सहराई सड़क का रेतला रास्ता था जहां से काफिले गुजरा करते थे। कस्तूरी नागिन कहने लगी, अंबर भाई, मैंने ऐसी ताकत किसी इंसान में नहीं देखी। इसमें कोई शक नहीं, तुम दुनिया के सबसे बहादुर इंसान हो। आखिर मेरे भाई जो हुए। कस्तूरी नागिन अंबर की जानबूझकर तारीफ करने लगी, मगर अंबर पर किसी की तारीफ का कभी असर नहीं हुआ था। वो घोड़े पर बैठा कस्तूरी के साथ साथ जा रहा था। कहने लगा, ये कुदरत की तरफ से दी गई ताकत है। खुदा जब चाहे मुझसे यह ताकत वापस ले सकता है। मुझसे वादा किया गया है कि जब तक मेरा सफ़र ख़त्म नहीं हो जाता मुझ पर किसी तीर तलवार जहर का असर नहीं होगा। कस्तूरी नागिन सोचने लगी कि उसे नाग देवता को अगवा करते हुए अंबर की इस ताकत का खास तौर पर ख्याल रखना होगा। एक तरह से कस्तूरी नागिन पर अंबर की बड़ी कमजोरी जाहिर हो गई थी। अब कस्तूरी नागिन अंबर से अपना बचाव कर सकती थी। हो सकता था पहले वो अंबर के मुकाबले पर उतर आती, मगर अब वो उसका मुकाबला नहीं करेगी। वो मुकाबला कर ही नहीं सकती थी। अब तो वो ये चाहती थी कि जितनी जल्दी हो सके नाग देवता से मुलाकात हो। नाग, मारिया, केटी और जूली सोंग चारों साथी थ्यूसोंग की तलाश में कोकाफ की तरफ जा रहे थे। इतना उन्हें पता चल गया था कि थ्यूसोंग अगर मिलेगा तो कोकाफ में मिलेगा। नाग, मारिया, केटी और जूली सोंग जब ईरान के शुमाली पहाड़ियों में वाक़ई कोकाफ की सरहद पर पहुंचे तो एक वादी में उन्होंने पड़ाव डाल लिया। कोकाफ के मुतल्लिक उस जमाने में भी ये बात मशहूर थी कि वहाँ जादूगरों के बादशाह सामरी की हुकूमत है और कोई इंसान उधर नहीं जा सकता। केटी, नाग, मारिया और जूली सोंग वादी में एक दरख्त के नीचे बैठे गौर करने लगे कि कोकाफ की वादी में किस तरफ से दाखिल हुआ जाए। कोकाफ की पहाड़ियों का सिलसिला बिल्कुल उनके सामने था। केटी ने अपने ख्याल का यूं इजहार किया, बहुत मुमकिन है कि कोकाफ की वादी में किसी तिलिस्म का जाल फैला हुआ हो। अगर मारिया वहां की फिजा का जायजा लेने गई तो उसके किसी तिलिस्म में फंस जाने का खतरा है। मारिया ने इसके जवाब में कहा, किसी न किसी को तो वहां जाकर जायजा लेना ही होगा और मुझसे बेहतर और कोई नहीं है, क्योंकि मैं किसी को दिखाई नहीं देती। नाग ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। इस पर जूली सोंग कहने लगी, मेरा तो ख्याल है कि मैं चूंकि खलाई मखलूक हूं और मुझ पर जादू का असर कम ही होगा, इसलिए कोकाफ की वादी का जायजा लेने के लिए मुझे जाना चाहिए। केटी कहने लगी, इस तरह तो मैं भी खलाई मखलूक हूं, मगर ऐसा होता कम ही है कि जादू का असर हम पर ना हो। अक्सर हम पर भी तिलिस्म का असर हो ही जाता है। नाग ने कहा, मेरी राय यह है कि सबसे पहले मारिया काफी बुलंदी पर जाकर कोकाफ की पहाड़ियों का जायजा ले और उसके बाद मैं वहां जाकर थ्यूसोंग का सुराग लगाने की कोशिश करूं। केटी कहने लगी, सबसे पहले तो हमें कोकाफ की सरहद के करीब किसी खुफिया जगह पर अपना आर्जी ठिकाना बनाना चाहिए, जहां में से जो कोई भी कोकाफ जाए वापिस आ सके। मारिया और नाग ने इस ख्याल से इत्तफाक किया। अब चारों कोकाफ की सरहद की तरफ रवाना हो गए। सरहद की पहाड़ियों की एक तरफ दो पहाड़ियों के दरमियान एक छोटा सा कुदरती दर्रा बना हुआ था। उस दर्रे में एक बहुत बड़ी चट्टान के अंदर एक गार सा था। वो उस गार में जाकर बैठ गई। अब उन्होंने आपस में सलाह मशवरा करना शुरू कर दिया। आखिर यही तय पाया कि मारिया पहले जाकर एक फिजाई जायजा ले, आकर रिपोर्ट दे और उसके बाद नाग थ्यूसोंग के सुराग के लिए चल पड़े। जूली सोंग कहने लगी, हो सकता है अंबर भाई का भी इसी जगह कुछ सुराग मिल जाए। केटी बोली, तशवीश की बात तो ये है कि इन दोनों में से किसी की भी खुशबू नहीं आ रही। मारिया कहने लगी, मुमकिन है उन पर जादू का असर हो गया हो और यह भी मुमकिन है कि उनमें से कोई भी यहाँ ना हो। नाग ने कहा, हमें जिस सांप ने यह खबर दी थी कि थ्यूसोंग कोकाफ की तरफ मिलेगा वो झूठ नहीं बोल सकता। मुझे यकीन है कि थ्यूसोंग इसी वादी में किसी जगह पर मौजूद है, मगर वो बेबस कर दिया गया होगा। मारिया बोली, बहरहाल मैं जा रही हूँ, जल्दी वापस आ जाऊंगी। केटी ने कहा, तुम जब तक वापस नहीं आओगी हमें फिक्र लगी रहेगी मारिया। मारिया ने अपने साथियों को तसल्ली दी और फिजा में उड़ान भरकर कोकाफ की वादी की तरफ उड़ गई। वो काफ़ी बुलंदी पर पहुंच गई। फिर उसने अपने आप को हवाई जहाज़ की तरह दाएं तरफ झुका दिया और नीचे फिसलना शुरू कर दिया। नीचे जब कोकाफ की वादी उसे साफ दिखाई देने लगी तो वो सीधी हो गई और फिजा में आहिस्ता आहिस्ता दायरे की शक्ल में चक्कर लगाने लगी। उसने देखा कि कोकाफ की वादी चारों तरफ से पहाड़ियों में घिरी हुई थी। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे जिन पर हरे भरे दरख्तों के झुंड हवा में लहरा रहे थे।
वादी में एक तरफ ढलान पर संगमरमर का एक आलीशान महल बना हुआ था। मारिया नीचे आ गई। वो जमीन से 200-300 फुट ऊपर थी। उसे अभी तक फिजा में जादू की लहरों का एहसास नहीं हुआ था। इसका मतलब था कि फिजा में जादू नहीं था। मारिया संगमरमर के महल के ऊपर आकर चक्कर लगाने लगी। महल सुनसान था। उसके सामने जो बाग था वो भी वीरान था। कोई इंसान या जादूगरनी वगैरह नजर नहीं आ रही थी। मारिया को कुछ हौसला हुआ कि वहां तिलिस्म नहीं है और वह महल के बाग में उतर आई। फिर वह संगमरमर के महल के बरामदे में आ गई। सामने बड़े बड़े हॉल जैसे कमरे थे जिन पर शानदार कालीन बिछे हुए थे। सोने चांदी की कुर्सियां लगी थीं, मगर कोई जादूगर या जादूगरनी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। मारिया फूंक फूंक कर कदम उठाती महल के कमरों में घूम फिर रही थी। सारे के सारे कमरे खाली पड़े थे। मारिया महल के पीछे आ गई। यहाँ भी एक खूबसूरत बाग था। बाग में से एक संगमरमर का छोटा सा रास्ता सामने एक संगमरमर के गुंबद वाले मकान की तरफ जाता था। मारिया बाग में से गुजरकर उस मकान के बरामदे में आई तो उसे घुंघरों की आवाज सुनाई दी। मारिया एक लम्हे के लिए रुककर सुनने लगी। ऐसे लग रहा था कि जैसे अंदर रक्स हो रहा है। मारिया आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी। दरवाजे पर मखमल का भारी पर्दा लटक रहा था। मारिया सोचने लगी कि उसे दूसरी तरफ जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि दूसरी तरफ कोई भी तिलिस्म हो सकता था, मगर दूसरी तरफ जाना भी जरूरी था। मारिया ने खुदा का नाम लिया और फिजा में बुलंद होकर मखमल के पर्दे को उठाए बगैर उसमें से गुजर गई। दूसरी तरफ एक सजा हुआ कमरा था जिसमें एक तख्त बिछा था। तख्त पर एक लंबे बालों और बड़े सर वाला अजीब सा आदमी बैठा था। उसने स्याह लंबा चोला पहन रखा था। बाल छानों पर बिखरे हुए थे। हाथ में चांदी का छोटा सा डंडा था जिसके सिरे पर बिल्ली का सर बना हुआ था। उसके सामने कालीन पर एक खूबसूरत नौजवान लड़की रक्स कर रही थी। जब मारिया को इत्मीनान हो गया कि अभी तक उस पर किसी किस्म के तिलिस्म ने असर नहीं किया, तो वो एक तरफ खड़ी होकर लड़की को रक्स करते और लंबे बालों और बड़े सर वाले अजीब शक्ल के आदमी को चांदी का बिल्ली के सर वाला डंडा हाथ में लिए सारे हिलाते देखने लगी। जब मारिया को इत्मीनान हो गया कि अभी तक उस पर किसी किस्म के तिलिस्म ने असर नहीं किया, तो वो एक तरफ खड़ी होकर लड़की को रक्स करते और अजीब शक्ल के आदमी को चांदी का बिल्ली के सर वाला डंडा हाथ में लिए सारे हिलाते देखने लगी। लड़की के रक्स करने के अंदाज से मालूम हो रहा था कि वो मजबूरी के साथ रक्स कर रही है। वो थकी थकी लग रही थी। वो जरा लड़खड़ाई तो बड़े सर वाले आदमी ने चांदी के डंडे को फिजा में बुलंद करते हुए कहा, नाचो नाचो, नहीं तो मैं तुम्हें चूंटी बनाकर जंगल में फेंक दूंगा। लड़की एकदम संभल गई और रक्स करने लगी। थोड़ी देर वो रक्स करती रही। फिर जब वो थकन से चूर होकर एक बार फिर लड़खड़ाने लगी तो बड़े सर वाले आदमी ने हाथ बुलंद करके कहा, बस अब बाकी रक्स कल करना। वो तख्त से उठकर खूबसूरत लड़की के पास आया। लड़की कांपने लगी। उसने हाथ बांधकर रोते हुए कहा, मुझ पर रहम करो सामरी, मुझ पर रहम करो। उस बड़े सर वाले आदमी का नाम सामरी था। मारिया समझ गई कि ये कोकाफ की वादी का बादशाह जादूगर है। उसने सामरी का नाम बहुत सुन रखा था। आज वो उसे इंसानी बल्कि नीम इंसानी शक्ल में देख रही थी। सामरी चांदी के बिल्ली का सर वाला डंडा लड़की के चेहरे के करीब ले आया। लड़की का जिस्म थर थर कांपने लगा। वो चीख मारकर बोली, खुदा के लिए इसे परे करो, मैं जल जाऊंगी। सामरी ने कहका लगाकर कहा, खबरदार, फिर कभी मुझसे रहम की भीख मत मांगना। तुम्हें मालूम नहीं कि मेरी कोकाफ की सल्तनत में किसी पर रहम नहीं किया जाता। अब कल फिर तुम्हें रक्स करना होगा। अब वापस चली जाओ। लड़की कांप रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। सामरी ने अपनी जेब से चांदी की एक कील निकाली और रक्स करने वाली लड़की के सर में जोर से गाड़ दी। कील लड़की के सर में घुसी तो वो लड़की से एक बिल्ली बन गई, जर्द आंखों वाली स्याह काली बिल्ली। सामरी ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, जाओ अपने भिट में जाकर बैठ जाओ। बिल्ली आहिस्ता से वापस मुड़ी और कमरे से निकल गई। मारिया तेजी से उड़ती हुई उस बिल्ली के पीछे पीछे गई। सामरी वहां से निकलकर दूसरी तरफ चला गया था। मारिया ने देखा कि कमरे की दूसरी तरफ एक नीम तारीख संगमरमर का छोटा सा हुजरा बना हुआ था। बिल्ली उसी हुजरे में दाखिल हो गई। अंदर एक तरफ फर्श पर चौकी पड़ी थी। बिल्ली आहिस्ता से चौकी पर चढ़कर बैठ गई। वह बेहद उदास थी। उसने सर नीचे डाल रखा था और ऐसे आहिस्ता आहिस्ता म्याऊं म्याऊं कर रही थी जैसे मुसीबत में किसी को मदद के लिए पुकार रही हो। मारिया खामोशी से उसके पास खड़ी हो गई। बिल्ली को बिल्कुल एहसास न हुआ कि कोई गैबिश है उसके करीब खड़ी है। हालांकि इससे पहले मारिया ने देखा था कि जानवरों को इसका एहसास हो जाता था। मारिया को इस लड़की के बारे में इतना इल्म हो चुका था कि सामरी ने इसे यहाँ जबरदस्ती पकड़कर कैद कर रखा है। वह उसकी हमदर्दी हासिल करके वहां के बारे में मालूमात हासिल कर सकती थी। मारिया ने जो हुजरे के बाहर जाकर देखा, वहां कोई नहीं था। वह हॉल कमरे में आ गई, वहां भी कोई नहीं था। मारिया वापस बिल्ली वाले हुजरे में आ गई। बिल्ली उसी तरह सारे अपने अगले पंजों पर रखे उदास बैठी आहिस्ता आहिस्ता कराह रही थी। मारिया ने उसको गौर से देखा। बिल्ली के सर में चांदी के कील की टोपी साफ नजर आ रही थी। मारिया ने हाथ बढ़ाया तो बिल्ली गुर्राई। शायद उसे मारिया के हाथ का एहसास हो गया था।
मारिया ने हाथ पीछे खींच लिया। बिल्ली ने चारों तरफ देखा और दोबारा सर अपने पंजों में डाल दिया। मारिया ने दूसरी बार हाथ आगे बढ़ाया। बिल्ली सर उठाकर फिर गुर्राई, मगर मारिया ने तेजी से उसके सर में से चांदी की कील बाहर खींच ली। कील के बाहर आते ही बिल्ली फिर से वही रक्स करने वाली लड़की बन गई। वो फटी फटी आंखों से चारों तरफ तकने लगी। वह हैरान थी कि जब कोई वहां नहीं है तो उसके सर में से कील किसने निकाला है। फिर वो अपने आप से बोली, सामरी, मैं जानती हूँ ये तुम्हारा भेजा हुआ कोई गैबी जादूगर है जिसने मेरे सर से कील खींची है। मुझे बताओ अब तुम क्या चाहते हो? मैं सारी रात और आधे दिन तक रक्स करती रही हूँ, क्या तुम मुझे आराम भी नहीं करने दोगे? तब मारिया ने आहिस्ता से कहा, आहिस्ता से बोलो। लड़की चुप होकर जिधर से मारिया की आवाज़ आई थी उधर देखने लगी। ये एक औरत की आवाज़ थी। वो बोली, जरूर तुम सामरी की भेजी हुई कोई बदरू हो या चुड़ैल। तुम किस लिए आई हो? मारिया ने कहा, मुझे सामरी ने नहीं भेजा। लड़की ने ताज्जुब से पूछा, फिर तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? मारिया ने जवाब में कहा, मैं तुम्हें यहाँ से निकालने आई हूँ। उस लड़की का चेहरा खौफ से जर्द हो गया। वो बोली, तुम कौन हो? मारिया ने कहा, मेरी बात गौर से सुनो, मैं कोई बदरू या चुड़ैल नहीं हूँ। मैं तुम्हारी तरह की एक लड़की हूँ, मगर किसी खास वजह से मैं किसी को दिखाई नहीं देती। मुझे बताओ, क्या तुम यहाँ से आज़ाद होना चाहती हो? लड़की जल्दी से उठकर हुजरे के बाहर आ गई। दाएं बाएं देखकर इत्मीनान किया कि वहाँ कोई और आदमी या औरत तो नहीं है। फिर जल्दी से हुजरे में आ गई और जिधर से मारिया की आवाज़ आ रही थी उधर तकते हुए बोली, तुम यहाँ कैसे आ गई हो? मारिया ने कहा, इन बातों को छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ से आज़ाद होना चाहती हो कि नहीं? लड़की ने आंखों में आंसू भरकर कहा, ये जगह तो मेरे लिए दोज़ख से कम नहीं। मैं 1 सेकंड के अंदर अंदर यहाँ से भाग जाना चाहती हूँ, मगर तुम्हें मालूम नहीं कि मेरा यहाँ से निकलना नामुमकिन है। मारिया ने कहा, मैंने सामरी को तुम्हारा रक्स देखते और तुम्हें चांदी के कील की मदद से बिल्ली बनाते देख लिया था। वहीं से मैं तुम्हारे पीछे पीछे इस हुजरे में आ गई थी। मुझे तुमसे हमदर्दी है, मैं तुम्हें हर कीमत पर यहाँ से निकाल कर ले जाऊंगी। लड़की ने कहा, अगर मैंने इस महल के बाहर कदम रखा तो सारे महल में चीखें बुलंद होना शुरू हो जाएंगी और सामरी के तिलिस्मी आदमी मुझे फौरन पकड़ लेंगे और हो सकता है वो मुझे हलाक कर डालें। मारिया कहने लगी, मैं तुम्हें ज़मीन पर कदम रखने ही नहीं दूंगी। बताओ कि अगर तुम्हारे पाँव ज़मीन पर ना रखे गए तो फिर चीखों की आवाज़ें बुलंद होंगी। लड़की बोली, मगर ये कैसे मुमकिन है कि मेरे पाँव ज़मीन पर ना लगे? तुम तो गायब हो, तुम्हें तो कोई नहीं देख रहा, मगर मैं तो सबको नजर आ जाऊंगी। मारिया कहने लगी, मैं तुम्हें दोबारा बिल्ली बनाकर अपनी गोद में उठा लूंगी। मेरी गोद में आने के बाद तुम भी मेरी तरह गायब हो जाओगी। क्या फिर भी महल से चीखों की आवाज़ आएगी? नहीं, लड़की ने कहा। मारिया बोली, तब तुम मेरे साथ यहाँ से निकलने के लिए तैयार हो जाओ। मारिया ने चांदी की कील लड़की के सर में दोबारा गाड़ दी। कील के लगते ही लड़की फिर से बिल्ली बन गई। मारिया ने बिल्ली को गोद में उठा लिया। मारिया की गोद में आते ही बिल्ली गायब हो गई। मारिया उसे लेकर गुंबद वाले संगमरमर के मकान से निकलकर बाग में आ गई। यहाँ से वो संगमरमर की महल की छत के ऊपर बुलंद हो गई। फिजा में बुलंद होने के बाद उसने अपने आप को तेजी से ऊपर को उठा लिया। वो हवाई जहाज की तरह फिजा को चीरती हुई ऊपर चली गई और बादलों के साथ साथ कोकाफ की वादी से निकलकर उस तरफ उड़ने लगी जहां गार में केटी, नाग और जूली सॉन्ग उसका इंतजार कर रहे थे। मारिया की खुशबू करीब से आई तो केटी बोली, मारिया आ गई है। मारिया गार में दाखिल हुई और उसने बिल्ली को नीचे रख दिया। नाग ने परेशान होकर कहा, मेरे खुदा, मारिया तो बिल्ली बन गई है। मारिया ने हंसकर कहा, मैं बिल्ली नहीं बनी नाग, बल्कि ये खूबसूरत गमजदा कैदी लड़की है जिसको कोकाफ के सामरी ने बिल्ली बनाकर कैद में डाल रखा था। मैं इसे यहाँ ले आई हूँ। और मारिया ने बिल्ली के सर में से चांदी की कील खींच ली। अब केटी, नाग और जूली सॉन्ग के सामने एक खूबसूरत नौजवान लड़की मौजूद थी। लड़की भी नाग, केटी और जूली सॉन्ग को हैरत से तक रही थी। मारिया ने कहा, ये मेरे बहन भाई हैं, ये सब तुम्हारे हमदर्द हैं। अब तुम हमें बताओ कि तुम कौन हो और सामरी ने तुम्हें किस लिए कैद किया हुआ था? लड़की बोली, मेरा नाम माजरी है। मैं शहर सोडान के एक गरीब आदमी की इकलौती बेटी हूँ। एक रोज मैं रात को छत पर सो रही थी कि सामरी अपने तख्त पर बैठा इधर से गुजरा। उसने मुझे देखा और उसी वक्त मुझे बिल्ली बनाकर अपने साथ कोकाफ ले गया। तब से लेकर 2 माह हो गए हैं मैं उसकी कैद में पड़ी हूँ। वो सारी रात मुझे नाचने पर मजबूर करते हैं और मैं थक कर चूर हो जाती हूँ। बस यही मेरी दुख भरी कहानी है। खुदा के लिए अब मुझे मेरे माँ बाप के घर पहुँचा दो, नहीं तो सामरी के तिलिस्मी आदमी मुझे पकड़ कर ले जाएंगे। और तुम लोग भी यहाँ से भाग जाओ, वो तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उनके पास जादू की ताकत है। नाग ने माजरी से कहा, माजरी, हम तुम्हें बहुत जल्द तुम्हारे माँ बाप के पास पहुँचा देंगे, तुम फिक्र न करो। मगर हमें बताओ कि क्या सामरी के महल में कोई और भी आदमी कैद है? माजरी ने कहा, नहीं, मेरे सिवा वहाँ और कोई नहीं। केटी ने कहा, मेरी बहन, ठंडे दिल से गौर करके बताओ, हमारा एक भाई गुम हो गया है, हम उसकी तलाश में हैं। केटी कहने लगी, क्या तुमने किसी ऐसे आदमी को वहाँ देखा है जो छोटी उंगली जितना हो?
माजरी खामोशी से सोचने लगी, फिर बोली, मैंने ऐसा कोई आदमी सामरी के पास नहीं देखा, लेकिन हाँ एक बार उसको ये कहते सुना था। माजरी चुप हो गई। मारिया ने जल्दी से पूछा, क्या कहते सुना था माजरी? याद करके बताओ, तुम चुप क्यों हो गई? माजरी अपने जहन पर जोर देते हुए याद करके कहने लगी, हाँ याद आ गया। मैं एक रात सामरी के आगे रक्स कर रही थी कि अचानक एक तिलिस्मी आदमी अंदर आ गया। वो सामरी का खास वजीर था। कहने लगा, सामरी, उसको कब तक जमीन में दफन किए रखना है? सामरी ने जवाब में कहा था, अभी उसे वहीं नीले हुजरे में ही जमीन में गढ़ा रहने दो। अगले साल जब जश्न होगा तो उसे निकालेंगे। बस इसके बाद मैंने कुछ नहीं सुना। नाग, केटी और जूली सॉन्ग एक दूसरे को देखने लगे। मारिया ने कहा, जरूर वही थ्यूसॉन्ग होगा। हमें नीले हुजरे में जाकर उसे तलाश करना होगा। नाग बोला, मारिया, क्या तुम्हें वहां कोई तिलिस्म तो महसूस नहीं हुआ? मारिया बोली, नहीं, मुझे किसी किस्म के तिलिस्म या जादू का वहां एहसास नहीं हुआ। फिर जूली सॉन्ग ने माजरी की तरफ मुतवज्जा होकर पूछा, माजरी, तुम हमें यह बताओ कि वहां जादू का दायरा कहाँ तक है, क्योंकि हमारी बहन मारिया पर उसका असर नहीं हुआ। माजरी समझ गई कि गैबी औरत को ये लोग मारिया के नाम से पुकारती हैं। वो बोली, सामरी के महल के इर्द गिर्द सिर्फ रात को सूरज गुरूब होने के बाद तिलिस्म का असर शुरू हो जाता है। दिन के वक्त वहां तिलिस्म को उठा लिया जाता है, क्योंकि उस वक्त गोकाफ के दूसरे लोगों को भी इधर आना जाना होता है जिन पर सामरी के तिलिस्म का असर हो सकता है। मगर सूरज गुरूब हो जाने के बाद सारी रात और सुबह सूरज निकलने तक वहां कोई चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। वहां ऐसा तिलिस्म है कि अगर कोई बाहर का आदमी या गोकाफ का सिवाय सामरी के कोई भी जादूगर संगमरमर के शाही महल में दाखिल होने की कोशिश करे तो वो जलकर वहीं भस्म हो जाएगा। नाग, मारिया, केटी और जूली सॉन्ग को गोकाफ में सामरी के महल के बारे में बहुत सी मालूमात हासिल हो गई थी। नाग ने पूछा, माजरी, क्या तुम्हें पता है कि यह नीला हुजरा किस तरफ है जहां हमारा दोस्त थ्यूसॉन्ग कैद है? माजरी बोली, वो सामरी के महल के पीछे एक बाग के किनारे पर है और वहां हर वक्त एक अजदहा पहरा देता है। नाग फौरन बोला, बस ठीक है, नीले हुजरे में मुझे ही जाना होगा, अजदहा मेरी मदद करेगा। मारिया, केटी और जूली सॉन्ग चुप हो गए। जूली सॉन्ग ने कहा, इसमें खतरा है नाग भैया, हो सकता है अजदहा सामरी के तिलिस्म के असर में हो और वह तुम्हें बिल्कुल ना पहचाने और तुम्हें नुकसान पहुंच जाए। मारिया ने कहा, मैंने सामरी के महल में जाकर देख लिया है कि मुझ पर वहां के जादू का असर नहीं होता। केटी ने कहा, मगर तुम दिन के वक्त वहां गई थी, रात को तुम पर भी असर हो जाएगा। नाग कहने लगा, अजदहा तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है मारिया, क्योंकि उस पर सामरी के तिलिस्म का असर है और मुमकिन है वो तुम्हें गैबी हालत में भी देख ले, इसलिए वहां मुझे ही जाना चाहिए। मारिया बोली, तो फिर हम दोनों इकट्ठे चलते हैं। केटी जल्दी से कहने लगी, नहीं नहीं, हम दो दोस्तों की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकते। मारिया हंस पड़ी, केटी तुम घबरा क्यों रही हो? हमें कुछ नहीं होता, हम दिन के वक्त जाएंगे और सूरज गुरूब होने से पहले वापस आ जाएंगे। नाग ने मशवरा दिया कि सबसे पहले माजरी को इसके घर छोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि रात होते ही सामने को इल्म हो जाएगा कि माजरी फरार हो गई है और वो उसकी तलाश में अपने तिलिस्मी आदमियों को इस वादी में भेज देगा। हम इसे ज्यादा देर अपने पास न छुपा सकेंगे। मारिया कहने लगी, तो फिर माजरी को मैं ही इसके शहर सोडान पहुंचा सकती हूँ। नाग ने कहा, तुम्हारे पास चांदी का तिलिस्मी कील है ना? हाँ। मारिया ने कहा, क्या तुम केटी को बिल्ली बनाना चाहते हो? नाग हंसकर बोला, वो तो मुझे पहले ही छोटी सी प्यारी प्यारी खलाई बिल्ली लगती है। केटी ने नाराज होकर कहा, अच्छा अब मैं खलाई बिल्ली हो गई? नाग ने प्यार से केटी के सर पर हाथ फेरा और बोला, भाई तुम तो हमारी बड़ी प्यारी बहन हो, जिस तरह के जूली सॉन्ग और मारिया हमारी प्यारी बहनें हैं। फिर नाग ने मारिया से कहा, मारिया तुम माजरी को लेकर जितनी जल्दी हो सके सोडान की तरफ रवाना हो जाओ। इसे तुम बिल्ली बनाकर ही अपने साथ ले जाओ और वापसी पर चांदी का तिलिस्मी कील अपने साथ ही लेती आना। जूली सॉन्ग कहने लगी, मगर जल्दी वापस आना, क्योंकि हम तुम्हारे आने के बाद ही थ्यूसॉन्ग के बचाव की मुहिम शुरू कर सकेंगे। जूली सॉन्ग ने फिर एक आह भरी और बोली, काश मैं भी अपने भाई को बचाने तुम्हारे साथ सामरी के महल में जा सकती, मगर मैं भी केटी की तरह एक तो जलने से हलाक हो सकती हूँ, दूसरा मैं गायब नहीं हो सकती मारिया की तरह। मारिया ने कहा, जूली सॉन्ग, थ्यूसॉन्ग तुम्हारा ही नहीं हमारा भी भाई है, हम उसे हर सूरत में सामरी के महल से निकाल लाएंगे। अच्छा अब मैं जाती हूँ। उसने माजरी के सर में कील गाड़ दी। माजरी फौरन बिल्ली बन गई। मारिया ने बिल्ली को गोद में उठा लिया। माजरी गायब हो गई। मारिया ने कहा, मैं पूरी रफ्तार से सफर करूंगी, मुझे उम्मीद है कि मैं सूरज गुरूब होने तक वापस आ जाऊंगी। ठीक है मारिया, नाग बोला, हम इसी जगह तुम्हें मिलेंगे। और मारिया बिल्ली को लेकर फिजा में परवाज कर गई। वो पूरी रफ्तार से उड़ने लगी। सोडान वहां से काफी दूर था, मगर मारिया बड़ी तेजी से परवाज कर रही थी। मारिया जानती थी उसे वापस आते हुए शाम हो जाएगी। वो बादलों के ऊपर परवाज कर रही थी। रास्ते में बादलों में बिजली के तूफान कड़कने लगे।
मारिया और ज्यादा बुलंद हो गई। अब वो बादलों से इतनी ऊपर थी कि धूप निकली हुई थी। उसके नीचे दूर बादलों में बिजलियां कड़क रही थीं। मारिया उड़ती चली गई। जब वो शुमाली अफ्रीका के मुल्क सूडान के ऊपर आई तो दिन आधे से ज्यादा गुजर चुका था। उसने नीचे आना शुरू कर दिया। माजरी बिल्ली के रूप में उसकी गोद में थी। मारिया सूडान के शहर से वाकिफ थी। वो सूडान के एक दरिया के ऊपर से गुजरी तो दरिया के दूसरे किनारे पर शहर आबाद था। मारिया नीचे दरिया किनारे उतर गई। उतरते ही उसने बिल्ली के सर में से तिलिस्मी कील निकालकर अपने पास संभाल कर रख ली। बिल्ली माजरी की शक्ल में जाहिर हो गई। मारिया ने उससे पूछा, क्या तुम्हें अपने घर का पता है माजरी? माजरी ने इत्मीनान का सांस लेकर कहा, मारिया बहन, अपने घर को कौन भूल सकता है। मैं खुदा का शुक्र और तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ कि मैं फिर से अपने प्यारे वतन की हवा में सांस ले रही हूँ। मेरा घर वो जो सामने टीला है उसके दामन में है। मारिया ने कहा, तुम अपने घर की तरफ चलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। माजरी ने अपने घर की तरफ चलना शुरू कर दिया। वो शहर के बाजारों में से गुजरती एक खुले मैदान में आ गई। सामने वो टीला था जिसके दामन में कई सफ़ेद सफ़ेद झोंपड़ों जैसे मकान नजर आ रहे थे। माजरी ने कहा, मारिया बहन, तुम मेरे साथ हो ना? हाँ माजरी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मारिया ने जवाब दिया। माजरी कहने लगी, बस इन मकानों में हमारा भी एक मकान है। हम गरीब लोग हैं। मेरे माँ बाप मुझे देखकर किस कदर खुश होंगे। माजरी जब अपने मकान के दरवाजे पर पहुंची तो उसकी माँ उसे देखती ही रह गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। माजरी ने कहा, अम्मा, मैं तुम्हारी बेटी माजरी हूँ। माँ ने खुशी से चीख मारी और अपनी बेटी को सीने से लगाकर रोने लगी। माजरी का बाप भी दौड़ा दौड़ा अंदर से बाहर आ गया। अपनी प्यारी बेटी को देखकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गई। अपनी बच्ची को सीने से लगा लिया और दोनों बाप बेटी रोने लगे। मारिया करीब ही खड़ी ये सब कुछ देख रही थी और खुश हो रही थी। उसने माजरी को समझा दिया था कि अपने माँ बाप के आगे उसका जिक्र न करे। माजरी ने अपने माँ बाप को यही बताया कि उसे एक जिन उठाकर ले गया था, जिसके कब्जे से उसे एक परी ने आज़ाद कराया और उसे सूडान शहर में छोड़कर चली गई। माजरी के माँ बाप गैबी परी को दुआएं देने लगे, जिसने उनकी प्यारी बच्ची वापस उनके पास पहुंचा दी थी। माँ ने डरते हुए पूछा, बेटी, वो जिन तुम्हें फिर तो नहीं लेने आ जाएगा? माजरी ने कहा, नहीं अम्मा, परी ने कहा है कि अब जिन कभी इस तरफ का रुख नहीं करेगा। मारिया ने माजरी को यकीन दिला दिया था कि वो सामने की ताकत को ख़त्म कर देंगे और वो फिर कभी इधर नहीं आएगा, इसलिए माजरी बड़ी मुतमईन थी। मारिया ने माजरी के कान में आहिस्ता से कहा, खुदा हाफिज माजरी, मैं जा रही हूँ। माजरी के मुंह से बेख्तियार निकल गया, खुदा हाफिज मारिया, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। माजरी की माँ ने हैरानी से पूछा, ये तुम किससे बात कर रही हो माजरी बेटी? माजरी ने मुस्कुरा कर कहा, परी का शुक्रिया अदा कर रही थी अम्मा। माँ और बाप ने एक जुबान होकर कहा, हमारी तरफ से भी परी का शुक्रिया अदा करो बेटी। माजरी ने कहा, मारिया, मेरी अम्मा अब्बा भी तुम्हारा शुक्रिया अदा कर रहे हैं। मारिया ने बुलंद आवाज में कहा, खुदा हाफिज, और वो वहां से परवाज कर गई। माजरी की माँ और उसके बाप ने मारिया की गैबी आवाज सुन ली थी। वो तो हक्का बक्का होकर रह गए। माजरी ने कहा, मारिया, क्या तुम चली गई हो? मारिया की तरफ से कोई जवाब न आया।